कवर स्टोरीज की। तो हमारी दूसरी कवर स्टोरी उन यूट्यूबर्स के लिए है जो यूट्यूब के जरिए कमाई तो करते हैं लेकिन टैक्स नहीं भरते। और ऐसी एक खबर केरल से सामने आई है जहां आयकर विभाग ने 10 यूट्यूबर्स के घरों और दफ्तरों पर छापेमारी की है। आईटी के रडार पर एक्ट्रेस और टीवी होस्ट पियरले माने का भी नाम शामिल है। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक करीब 10 पॉपुलर यूट्यूबर्स पर छापा मारा गया है। आरोप है कि सभी क्रिएटर सालाना 1 से 2 करोड़ की कमाई करते हैं लेकिन टैक्स नहीं भरते। इन यूट्यूबर्स में पियरले माने, ब्लॉगर्स सुजीत भक्तन, आरजू, जयराज जी नाथ, अखिल और अन्य यूट्यूबर्स के घरों पर आईटी विभाग ने छापेमारी की है। और ये छापेमारी कोझिकोड और कोच्चि दोनों जगहों पर की गई है। इन सभी यूट्यूबर्स में सबसे फेमस चेहरा पियरले माने का ही है जो केरल में बहुत लोकप्रिय है। इनके 2.5 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। टीवी होस्ट के रूप में अपना करियर शुरू करने वाली पियरले D4 डांस से घर घर में मशहूर हुई थी। यही नहीं, बिग बॉस मलयालम की भी विजेता रह चुकी हैं। पियरले माने फिलहाल इंडस्ट्री से ब्रेक पर हैं और अपना ब्लॉग बना रही हैं। भारतीय कानून के मुताबिक किसी भी कमाई का कुछ हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ता है। अलग अलग कमाई पर अलग अलग टैक्स है जिसे सरकार को बताना पड़ता है और टैक्स फाइल करना पड़ता है। तो टैक्स का दायरे को भी समझ लीजिए। 3 लाख तक की कमाई पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, लेकिन 3 लाख 1 रुपए से लेकर 6 लाख के बीच 5% टैक्स लगता है। फिर 6 लाख 1 रुपए से लेकर 9 लाख के बीच 10% का टैक्स लगता है। तो वहीं 9 लाख 1 रुपए से लेकर 12 लाख तक की राशि के लिए आपको 20% का टैक्स देना पड़ता है। वहीं 15 लाख से ऊपर की कमाई पर 30% तक टैक्स देना पड़ता है। तो यूट्यूबर्स की कमाई पर टैक्स का क्या है गुणा गणित, समझते हैं अपने खास मेहमानों से। हमारे साथ हैं इस वक्त 2 खास एक्सपर्ट्स। हमारे साथ है रुचिका भगत, टैक्स एक्सपर्ट, और अमित दुबे, सोशल मीडिया एक्सपर्ट। रुचिका और अमित, आप दोनों का स्वागत है हमारे चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यूट्यूबर्स की कमाई क्या है, टैक्स का गणित, सबसे पहले रुचिका आपसे जानना चाहते हैं हम सबको मालूम है, हम जो नौकरी पेशा है, हमारी कमाई होती है, जो बिजनेस भी करता है, हर एक किसी ना किसी आय पर आपको टैक्स देना ही पड़ता है। लेकिन जो यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया से जो लोग कमाई करते हैं उन पर टैक्स का गणित क्या कहता है, पहले ये समझाइए। देखिए, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि यूट्यूबर्स के बिना हमारी जो लाइफ है वो बड़ी अधूरी है। तो आप जरा सा भी दुखी होते हैं या कुछ होते हैं, आप रील देखते हैं, आप खुश हो जाते हैं। इनफैक्ट आपको इन्फॉर्मेशन कोई चाहिए तो आप फटाफट यूट्यूब खोलते हैं और उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप वहां से ले लेते हैं। इनफैक्ट मैं प्रैक्टिकली एग्जाम्पल बताऊं, कल मैं प्रॉपर्टी टैक्स भर रही थी और पोर्टल चेंज होने की वजह से मेरी पेमेंट नहीं हो पाई। तो मैंने यूट्यूब खोली, वहां से देख के मैंने अल्टीमेटली अपनी पेमेंट की। तो आप इससे समझ सकते हैं कि यूट्यूबर्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे जीवन में। कम से कम कोविड के दौरान और पोस्ट कोविड तो कम से कम ये है। जब मैं बात करती हूँ, क्योंकि ये ऑब्वियसली जब इनकी एक भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस भूमिका को निभाने के लिए इनकी कमाई भी हो रही है। तो इस कमाई के ऊपर इनको बिल्कुल टैक्स पे करना है, क्योंकि कोई भी, अगर आप भारत से इनकम कमाते हैं, कोई भी इनकम आप अर्न कर रहे हैं इंडिया में, तो आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना है। यूट्यूबर्स की इनकम जो है वो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल होती है। तो ये डिपेंड करता है कि इनकी कितनी इनकम है, क्योंकि ये प्रिजम्पटिव इनकम में भी कवर हो सकते हैं। अगर इनकी इनकम 2 करोड़ से ऊपर की नहीं जाती है तो 3 करोड़, अगर एमएसएमई में ये रजिस्टर्ड है तो उस केस के अंदर इनको जो टैक्स पे करना है अपनी टोटल रिसिप्ट्स का 8% पे करना है अगर इनकी कैश ट्रांजेक्शन 5% से ज्यादा की है, और 6% पे करना है अगर इनकी कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, बैंक ट्रांजेक्शन है। तो दिस इज देयर इनकम, ये इनकी इनकम है जिसको हम प्रिजम्पटिव इनकम मान के चलते हैं। माने हम मानेंगे कि इतना तो इनकी इनकम बनती ही है, 8% या 6% इनकी ग्रॉस असेट्स का। अब ये जो इनकम है इसके ऊपर इनको कोई खर्चा नहीं मिलेगा क्योंकि ये प्रिजम्पटिव इनकम में कवर हो रहे हैं। मगर इनको अपनी किताबें मेंटेन करने की जरूरत नहीं है इस केस के अंदर। बट अगर ये कहते हैं कि हमारी इतनी इनकम नहीं है, तो उस केस के अंदर इनको किताबें अपनी मेंटेन करनी पड़ेंगी, सीए से ऑडिट कराना पड़ेगा, और जो भी इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट बनता है उसके ऊपर, जैसे आपने अभी स्लैब रेट बताई है, उसके हिसाब से ये टैक्स पे करेंगे। सिमिलरली अगर एक कहता है कि मुझे प्रिजम्पटिव इनकम में जाना ही नहीं है, तो उस केस के अंदर एक नॉर्मल बिजनेस इनकम की तरह इनकम जो है वो असेस होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, जो भी एक्सपेंस डिडक्ट करने के बाद
प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर ये टैक्स पे करेंगे एज पर इनकम टैक्स स्लैब्स। यहाँ पे मैं एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ इनकम टैक्स की बात हो रही है, बट इस सर्विसेज के ऊपर जीएसटी भी चार्ज होगा अगर इनकी पूरे साल की जो ग्रॉस एसेट्स हैं वो 20 लाख से ऊपर की। तो अगर आपकी इनकम 20 लाख से ऊपर की है, ग्रॉस एसेट्स पूरे साल की 20 लाख से ऊपर की है, तो ना केवल इनकम टैक्स तो आपको देना ही है, बट जीएसटी भी आपको पे करना पड़ेगा। जीएसटी अपने इनवॉइसेस पे रेज करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपने बताया कि जो यूट्यूबर हैं या सोशल मीडिया से जो कमाई करते हैं उन पर इनकम टैक्स के नियम क्या कहते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा अमित कि किस तरीके से इनकम टैक्स के रडार पर कई यूट्यूबर भी आए क्योंकि टैक्स चोरी का आरोप उन पर लगा। क्या जो लोग यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया से कमाई करते हैं उनको क्या इसके बारे में जानकारी नहीं है कि भाई ये तो आफ्टर ऑल एंड ऑफ द डे आपकी कमाई ही है ना। आप कोई सर्विस प्रोवाइड करें या कोई आप क्रिएटिव अगर कोई दिखा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, उससे आपको जो आय आ रही है वो किसी ना किसी वे में टैक्स तो होगी ही। तो क्या कितने लोग वाकई इसको सीरियसली लेते हैं, उनको मालूम होता है कि हाँ किसी भी तरीके का वीडियो बनाकर आय हो रही है तो उनको टैक्स देना पड़ता है, और क्या वजह है कि इतनी बड़ी मात्रा में आईटी रडार पर इतने सारे यूट्यूबर्स आए हैं। देखिए, कुछ डेटा मैं आपको दे दूं कि 2021 में करीब 10,000 करोड़ का रेवेन्यू जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था यूट्यूबर्स का। 7.5 लाख जॉब थी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट हुई थी यूट्यूबर्स के द्वारा। ये एक आंकड़ा है जो बड़ा खुद में बड़ा चौंका देने वाला है, और अभी 2023 में अनुमान है कि 20,000 करोड़ हो जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री में कोई ऐसे रेगुलेशन नहीं थे क्योंकि हर तरह के लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, मोस्टली कंपनीज की तरह काम नहीं करते हैं। जो ज्यादा रेवेन्यू वाले हैं जैसे 1 करोड़ 2 करोड़ वाले वो भी रडार पे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो 2-2 लाख 5-5 लाख भी कमा रहे हैं, और वो शायद रडार पे अभी नहीं आएंगे, और उनका उनका क्योंकि स्लैब भी उतना सीरियस नहीं है, लेकिन रेवेन्यू वाइज ये बहुत बहुत बड़ा डेफिनेटली कंट्रीब्यूटर है जीडीपी में। लोगों को ऐसा नहीं कि पता नहीं है, लोगों को पता है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जहां लोगों को पता होता है, पर वो टैक्स सेविंग के लिए और तरीके आजमाते हैं। यहाँ पर भी शायद वही रहा है, क्योंकि यूट्यूबर्स की इनकम बहुत तरीके से होती है। एक तो सीधे एडसेंस से होती है जो गूगल उसको कंट्रीब्यूट करता है, दूसरा वो खुद एंडोर्स करते हैं कुछ प्रोडक्ट, तो वो डायरेक्ट कहीं और से भी पैसा लेते हैं। तो जरूरी नहीं कि सारा चीज उनको ऑन पेपर रहे। अब जब ऐड डाल रहे हैं, इन प्रोडक्ट प्लेसमेंट करते हैं कि जो वीडियो बना रहे हैं उसमें कहीं एक ऐड आ गया, उसके लिए पेमेंट अलग से लिया जाता है। और भी बहुत सारे हैं एनालिटिक्स वगैरह के थ्रू वो देखते हैं कि ज्वाइंट कोई कोलैबोरेट करके कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई पूरा स्पॉन्सर्ड सीरीज कर रहे हैं। सो इस तरह से कई कई चीजें हैं जहां से वो एक ही वीडियो के अंदर हो सकता है 4 लोगों से पैसा ले रहे हैं क्योंकि 4 प्रोडक्ट इंडोर्स कर दिए। कई बार वो पूरी की पूरी सीरीज एक ही कंपनी की है। तो कॉम्प्लिकेशंस है इसमें, और कई बार लोगों को नहीं पता होता कि इसके लिए किसको किस ब्रैकेट में रखा जाए। पर जो ओवरऑल अर्निंग है वो क्लियर है। वो ओवरऑल अर्निंग यदि आप पेपर पे देखेंगे तो जैसा अभी मैडम ने कहा, मेरे ख्याल से वो चीज ऐसा नहीं है कि कोई किसी को पता ना हो। जब आपका रेवेन्यू इतना ज्यादा हो रहा है कि आपका एक स्टाफ होता है और वो सारा स्टाफ वो मैनेज करता है, और उसी में कहीं गड़बड़ी हुई है, उसी में कहीं टैक्स बचाने के लिए मेरे ख्याल से कुछ चीजें गलत तरीके से रिप्रेजेंट की गई है, और उस वजह से ये रेट बढ़ी। ओके रुचिका, एक बात बताइए, क्योंकि YouTube एक ऐसा माध्यम है, सोशल मीडिया अगर हम एक ओवरऑल बोलें तो इसमें एक तरीके से एज कोई पैरामीटर नहीं है। एक छोटे से छोटा बच्चा भी बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है कोई कंटेंट क्रिएट करके, चाहे 6 साल का बच्चा है या 60 साल के कोई बुजुर्ग हैं। तो जब यहाँ पर रेवेन्यू जनरेशन के बाद टैक्स लगने की बात आती है तो जो माइनर्स होते हैं, नॉर्मली हम इनकम टैक्स पे देखते हैं कि माइनर की जो इनकम से की जो आय होती है वो पेरेंट्स के साथ क्लब हो जाती है। तो यूट्यूब के केस में, यूट्यूब से के आय से केस में क्या रूल है? अगर एक माइनर रेवेन्यू जनरेट कर रहा है या कर रही है यूट्यूब से, तो वहां पर क्या टैक्स के रूल लागू होते हैं? आप इस सेगमेंट को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक जो माइनर है, एक जो माइनर नहीं है। जो माइनर नहीं है उनके ऊपर तो नॉर्मल रूल्स एप्लीकेबल होंगे, जैसे मैंने आपको बताया। जब मैं माइनर की बात करती हूँ तो यस, माइनर की जो इनकम है वो टैक्सेबल होती है, वो क्लब होती है। इनफैक्ट उसके पेरेंट्स के हाथ में, मदर या फादर हूसोएवर हैज अ हायर इनकम, उनकी इनकम में क्लब होगी, और वो उस इनकम में अपनी इनकम मिला के टोटल इनकम पे टैक्स पे करेंगे। तो माइनर खुद टैक्स पे नहीं करेगा, उसके पेरेंट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है उसकी आईटीआर, उसके लिए आईटीआर फाइल करने के लिए और उस इनकम पे टैक्स पे करने के लिए।
ओके, बिल्कुल आपने बताया। अमित, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बाकी कंट्रीज में कैसे नियम है। जो जैसे मानिए यूएस में अगर देखें, वहां पर जब यूट्यूब से कमाई होती है तो किस तरीके से उसको टैक्स किया जाता है, वहां पर कितनी ट्रांसपेरेंसी है, जैसा आपने कुछ यहाँ पर लूप होल्स गिनाए, वहां पर किस तरीके से इसको ट्रीट किया जाता है? रूल्स लॉ तो काफी सिमिलर ही होते हैं, और वहां पर भी अधिकतर आप देखेंगे तो जो बच्चों वाले चैनल है स्पेशली, उनकी अर्निंग सबसे ज्यादा है। 60 करोड़ 70 करोड़ की अर्निंग है ईयरली, इस हद तक भी वहां अर्निंग है। और उसके बाद वो लोग सिर्फ यूट्यूब से नहीं कमाते, एक बार जब एक सेलिब्रिटी बन जाता है कोई बच्चा या बड़ा, तो उसके बाद वो बहुत सारे प्रोडक्ट रियल वर्ल्ड मार्केट में भी इंडोर्स करता है। रिबन काटने का भी पैसा लेता है, बोलने का भी लेता है, प्रेजेंट कहीं हो रहा है तो वहां का भी लेता है। तो उसकी अर्निंग बहुत सोर्सेस से आ रही होती है। और एक जैसा मैंने आपसे कहा कि हर तरह कि जब अर्निंग अलग सोर्स से आती है तो एक पूरी कंपनी की तरह वर्क होता है, वो एक ऐसे इंडिविजुअल नहीं रह जाता, स्पेशली जब ये ब्रैकेट क्रॉस करता है। और उस केस में जो भी कंपनी के नॉर्म्स है वो वहां पर लगते हैं, वो उसमें आईपी लॉ भी लगेगा, उसमें इनकम टैक्स लॉ भी लगेंगे, और जो आईआरएस उनका सिस्टम है वो भी पूरा एप्लीकेबल होता है। तो ये चीज एक अधिक उसमें सिर्फ बच्चा फिर एक एक्टर है, बाकी सारे ऑपरेशंस हैं, कैमरा है, एडिटिंग है, जो उसका आउटडोर शूट है का खर्चा है, खाना पीना, वो सारी चीजें एज ए कंपनी होती है। तो वो जो कंपनी की तरह ट्रीट होगा, तो उसमें जो बच्चे की इंडिविजुअल अर्निंग उन्होंने जो भी रखी होगी, जैसे कि बताया अभी कि वो एक पेरेंट की अर्निंग में ऐड होगी, लेकिन बाकी जो अर्निंग है वो ऐसे कंपनी देखी जाएगी और कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा, और जो भी ब्रैकेट में आती है उस हिसाब से उस पर एप्लीकेबल होता है। और ये इंटरनेशनल नॉर्म्स है, इसमें कोई भारत अलग नहीं है। रुचिका, बिल्कुल छोटा जवाब समअप करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स अगर अभी हमें देख रहे होंगे, वो शायद उनके मन में सवाल होगा, भाई ये तो क्या हो रहा है कि आईटी की रेडार पर कई यूट्यूबर्स हैं, कई हम भी रेडार पर ना आ जाए। तो किन बातों का ख्याल रखना है, ये आप बताइए उन तमाम यूट्यूबर्स के लिए। उनको इनकम टैक्स भरना है, कैसे भरना है, और क्या किस गलती से बचना है? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। अगर आपको जिंदगी बड़े आराम से गुजारनी है, बिना किसी लिटिगेशन के गुजारनी है, तो आई थिंक आपको जब भी इनकम हो रही है तो आप अपनी रिटर्न फाइल कीजिए। बिल्कुल। तो आपको मैंने जैसे बताया है कि आप प्रिजम्पटिव इनकम के अंदर कवर होते हैं। अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम के अंदर कवर नहीं होना चाहते हैं, आप नॉर्मल बिजनेस इनकम में कवर होना चाहते हैं, तो अपना प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के उसके अकॉर्डिंगली जो भी प्रॉफिट बनता है उसके ऊपर टैक्स पे कीजिए। अगर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 10,000 से ऊपर की है, तो आपको एडवांस टैक्स ही पे करना है, जो साल में 4 बार क्वार्टर्स होते हैं उसके अंदर पे करना है। जीएसटी का मैंने आपको बताया कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी ग्रॉस सिर्फ 20 लाख से ऊपर की है, तो आपको जीएसटी के रूल्स ही फॉलो करने हैं यहाँ पे। ये तो सब है ही है, बट इसके अलावा जैसे अभी बताया गया कि बहुत अच्छी कमाई है, तो अगर आपकी 10 करोड़ से ऊपर की है तो आपको टैक्स ऑडिट का भी रूल फॉलो करना पड़ेगा। बट दैट इज एज एंड व्हेन आपकी 10 करोड़ से ऊपर एक्सीड करती है, या फिर अगर 1 करोड़ से ऊपर एक्सीड कर रही है और आपकी जो कैश ट्रांजेक्शन है, चाहे वो सिप्स है चाहे वो पेमेंट्स है, तो वो 5% से ज्यादा की है, तो आपको टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ेगा। तो बेसिकली फॉर्मूला ये है कि आपको इनकम टैक्स जीएसटी के रूल्स का ध्यान रखना है। आप कमाई कर रहे हैं, साथ साथ टैक्स भी पे कीजिए और लिटिगेशन से बचे रहिए हमेशा। बिल्कुल, तो यूट्यूब से हो रही कमाई और टैक्स भरना है बेहद ही जरूरी। धन्यवाद करेंगे रुचिका और अमित, आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कौन सी खबरें रही हैं जो दिन भर सुर्खियों में रही शामिल टॉप न्यूज में। जम्मू से गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी नेताओं की बैठक पर बड़ा हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कि पटना में फोटो सेशन चल रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष मोदी को कभी टक्कर नहीं दे पाएगा और 2024 में मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। शाह ने कहा कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष फिर से बुरी तरह हारेगा। अमित शाह ने कहा कि ये विपक्ष चुनाव आते ही एक होने लगता है, जिसके बाद नहीं पता चलता कि इसका हुआ क्या। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को तो पहले से ही सहारे की जरूरत है। विपक्ष की बैठक पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी बिहार में गलबहियां कर रहे हैं, लेकिन ये भूल गए कि लालू प्रसाद यादव को राहुल गांधी की दादी ने 22 महीने के लिए जेल में डाल दिया था। नीतीश कुमार 20 महीने के लिए जेल की सलाखों के पीछे थे और आज पटना की धरती पर जब वो राहुल गांधी का स्वागत करते हुए इन तस्वीरों में देखते हैं तो उन्हें लगता है कि राजनीति में क्या से क्या हो गया। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस को विश्व नेताओं की ओर से की जा रही प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा हजम नहीं हो रही। मुंबई में फ्लाइट हाईजैक की बात करने पर एक यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया। वो दिल्ली के लिए उड़ान भरने को तैयार विस्तारा की फ्लाइट में बैठा था। उसने फोन पर किसी से कहा कि हाईजैक की सारी प्लानिंग है।
उसका सारा एक्सेस है, चिंता मत करना। ये सुनते ही उसके बगल में बैठे दूसरे यात्री ने क्रू मेंबर को ये बात बताई। उन्होंने उस संदिग्ध यात्री को सीआईएसएफ के हवाले कर दिया। घटना गुरुवार की है। मीडिया में ये जानकारी आज सामने आई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आज सुबह सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि संयुक्त ऑपरेशन में सेना और पुलिस ने कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है। आतंकी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से भारतीय सीमा की तरफ घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान सुरक्षा बलों ने उन्हें ढेर कर दिया। इससे पहले 16 जून को कुपवाड़ा में ही सुरक्षा बलों और पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था, जिसमें 5 विदेशी आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया था। एनसीबी के पूर्व जोनल चीफ समीर वानखेड़े को बड़ी राहत मिली है। अब सीबीआई 28 जून तक वानखेड़े को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। मुंबई के एक कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम राहत बढ़ा दी। पहले कोर्ट ने उन्हें आर्यन ड्रग केस में 23 जून तक गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया था। सीबीआई ने वानखेड़े पर आरोप लगाया कि उन्होंने कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन को छोड़ने के बदले 25 करोड़ रुपए की मांग की थी। सीबीआई ने इस मामले में वानखेड़े समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और इसी के खिलाफ वानखेड़े कोर्ट पहुंचे थे। अमेरिका में मोदी चर्चा में हैं और इधर बिहार में उनके विरोधी। जून 1974 में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने पटना में कांग्रेस का सिंहासन खाली कराने के लिए संपूर्ण क्रांति का बिगुल बजाया था। लेकिन जून 2023 में दोनों ने उसी पटना में कांग्रेस के साथ मंच साझा किया है। लेकिन जिस तरह से बैठक के बाद बयान दिए गए, सवाल है कि क्या वाकई बीजेपी को 2024 में हराने के लिए सब साथ साथ हैं? एक तरफ विपक्षी पार्टियों की पटना में महाबैठक, तो दूसरी ओर अमेरिका की संसद में मोदी की जबरदस्त गूंज। 2024 के चुनावी रण में कदम रखने से पहले मोदी विरोधी विपक्षी नेता एकजुट हुए, महामंथन किया और मोदी सरकार पर करारा प्रहार भी किया। बैठक में शामिल होने से पहले ममता बनर्जी ने लालू यादव से आशीर्वाद दिया। राहुल गांधी को खुद नीतीश कुमार एयरपोर्ट लेने पहुंच। कांग्रेस से नाराज केजरीवाल भी पटना पहुंचे। महाराष्ट्र से उद्धव भी बड़ी उम्मीदों के साथ पावर पॉलिटिक्स करने पहुंचे हैं। लेकिन डर ऐसा कि उनकी पार्टी को लगता है कि 2024 में आखिरी चुनाव ना हो जाए। बीजेपी इन विपक्षी नेताओं पर पूरी तरह नजर बनाए हुए है। गृहमंत्री अमित शाह ने इन सभी को एक ही बार जवाब देते हुए दावा किया कि 2024 में एक बार फिर बीजेपी 300 प्लस के पार होगी। कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय है। बिहार में गलबहिया कर रहे विपक्षी दलों को बीजेपी अध्यक्ष ने नीतीश और लालू को याद दिलाया कि कैसे राहुल गांधी की दादी ने उन्हें जेल की हवा खिलाई थी। विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए बीजेपी ने लगे हाथ पूछ लिया कि क्या इनके हाथ ही मिलेंगे या दिल भी। देखिए, बैठक भले ही हो जाए, दिल मिले न मिले हाथ जरूर मिलाएंगे। इनका दिल मिले न मिले। पटना में इकट्ठा हुए विपक्षी नेताओं को बीजेपी के अलावा एक और विपक्षी धड़े से टक्कर लेनी है। ओपी राजभर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार मायावती को बनाना चाहिए। यूपी में बगैर मायावती जी के, बगैर जयंत जी के, ओम प्रकाश राजभर के और सपा और नीतीश जी और सोनिया जी, ये लोग जब तक इकट्ठा नहीं होंगे तब तक यूपी में कुछ नहीं हो सकता। भले ही विपक्षी एकता के नाम पर पटना में महामंथन हुआ हो, लेकिन 2024 की लड़ाई जोरदार होने वाली है। रविंद्र कुमार और रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने माइक्रोन टेक के भारत में इंडस्ट्री लगाने की डील को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में भारत ने चिप इंडस्ट्री के लिए एक इकोसिस्टम डेवलप किया, जिसका अब असर होता दिख रहा है। अश्विनी वैष्णव से खास बातचीत की है जी मीडिया संवाददाता अनुवेश रथ ने।
सेमीकंडक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जब डिजिटल इंडिया की बात आए, चाहे लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो, उनमें सेमीकंडक्टर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी यूएस के दौरे पे हैं और उन्होंने सेमीकंडक्टर की एक डील साइन की है। सर, पहला सवाल ये, सेमीकंडक्टर की ये डील साइन हो चुकी है और किस तरीके से इसको आप आगे चलते हुए देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव विजन दिया। उस विजन के हिसाब से कंप्लीट इकोसिस्टम का डेवलपमेंट हो रहा है। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के यूएस स्टेट विजिट के दौरान बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, प्रोजेक्ट साइन हुआ है। माइक्रॉन टेक्नोलॉजीज़, जो कि विश्व की सबसे बड़ी 5 बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं, उनमें से एक है। उन्होंने भारत में अपना पहला सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करने का फैसला किया है। बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण भारत के लिए है ये। साथ ही साथ अप्लाइड मटेरियल्स और लैब रिसर्च। अप्लाइड मटेरियल्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट है, मशीनें वो बनाते हैं, उसका भारत में डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर होगा। और लैब रिसर्च जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसकी ट्रेनिंग देते हैं, वो ट्रेनिंग हिंदुस्तान के 60,000 इंजीनियर्स को मिलेगी। तो ये देश के लिए बहुत ही बड़ा एक क्षण है, जिसमें एक डिफाइनिंग टर्निंग पॉइंट है भारत की सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में। सर, भारत में हमने देखा है कई डिज़ाइनर्स हैं जो माइक्रोचिप पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं और कई सारे लोग हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि कितने लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, कितनी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी और किस दिन पे हम इसका पहला चिप रोल आउट होते हुए हिंदुस्तान में मेड इन इंडिया चिप रोल आउट होते हुए देख सकते हैं? माइक्रॉन की यूनिट से पहला मेड इन इंडिया चिप अगले 1.5 वर्षों में, यानी 6 क्वार्टर्स में देखने को मिलने की पूरी संभावना है। इसमें करीब 5,000 डायरेक्ट जॉब्स माइक्रॉन के यूनिट में प्रोड्यूस होंगे, 15,000 इनडायरेक्ट जॉब्स होंगे। साथ ही साथ इससे बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनेगा। करीब 200 के आसपास अलग अलग गैस, केमिकल, कंपोनेंट, इन सब की कंपनीज भी साथ में आएगी। उसमें अलग से एक और जॉब क्रिएशन होगा। पहला यूनिट जब आता है, उसके बाद में और भी पूरी इंडस्ट्री के दूसरे यूनिट्स आते हैं। पहले यूनिट के साथ बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है। फिर जैसे पहला मारुति आया था, तो मारुति के टाइम में इकोसिस्टम बनने लगा। फिर दूसरी जब कंपनीज आई तो वो इकोसिस्टम, उसका उपयोग होता है। ऐसा ही फाउंडेशनल इंडस्ट्री है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। ऐसी ही ग्रोथ सेमीकंडक्टर में देखने को मिलेगी। धन्यवाद। कवर स्टोरीज की तो हमारी दूसरी कवर स्टोरी उन यूट्यूबर्स के लिए है जो यूट्यूब के जरिए कमाई तो करते हैं लेकिन टैक्स नहीं भरते। और ऐसी एक खबर केरल से सामने आई है, जहां आयकर विभाग ने 10 यूट्यूबर्स के घरों और दफ्तरों पर छापेमारी की है। आईटी के रडार पर एक्ट्रेस और टीवी होस्ट पियरले माने का भी नाम शामिल है। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक करीब 10 पॉपुलर यूट्यूबर्स पर छापा मारा गया है। आरोप है कि सभी क्रिएटर सालाना 1 से 2 करोड़ की कमाई करते हैं लेकिन टैक्स नहीं भरते। इन यूट्यूबर्स में पियरले माने, ब्लॉगर्स सुजीत भक्तन, आरजू, जयराज जी नाथ, अखिल और अन्य यूट्यूबर्स के घरों पर आईटी विभाग ने छापेमारी की है। और ये छापेमारी कोझिकोड और कोच्चि दोनों जगहों पर की गई है। इन सभी यूट्यूबर्स में सबसे फेमस चेहरा पियरले माने का ही है, जो केरल में बहुत लोकप्रिय है। इनके 2.5 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। टीवी होस्ट के रूप में अपना करियर शुरू करने वाली पियरले D4 डांस से घर घर में मशहूर हुई थी। यही नहीं, बिग बॉस मलयालम की भी विजेता रह चुकी हैं। पियरले माने फिलहाल इंडस्ट्री से ब्रेक पर हैं और अपना ब्लॉग बना रही हैं। भारतीय कानून के मुताबिक किसी भी कमाई का कुछ हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ता है। अलग अलग कमाई पर अलग अलग टैक्स है, जिसे सरकार को बताना पड़ता है और टैक्स फाइल करना पड़ता है। तो टैक्स का दायरे को भी समझ लीजिए। 3 लाख तक की कमाई पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, लेकिन 3 लाख 1 रुपए से लेकर 6 लाख के बीच 5% टैक्स लगता है। फिर 6 लाख 1 रुपए से लेकर 9 लाख के बीच 10% का टैक्स लगता है। तो वहीं 9 लाख 1 रुपए से लेकर 12 लाख तक की राशि के लिए आपको 20% का टैक्स देना पड़ता है। वहीं 15 लाख से ऊपर की कमाई पर 30% तक टैक्स देना पड़ता है। तो यूट्यूबर्स की कमाई पर टैक्स का क्या है गुणा गणित, समझते हैं
अपने खास मेहमानों से। हमारे साथ हैं इस वक्त दो खास एक्सपर्ट्स। हमारे साथ है रुचिका भगत, टैक्स एक्सपर्ट, और अमित दुबे, सोशल मीडिया एक्सपर्ट। रुचिका और अमित, आप दोनों का स्वागत है हमारे चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यूट्यूबर्स की कमाई क्या है, टैक्स का गणित। सबसे पहले रुचिका आपसे जानना चाहते हैं हम सबको मालूम है, हम जो नौकरी पेशा है, हमारी कमाई होती है, जो बिजनेस भी करता है, हर एक किसी ना किसी आय पर आपको टैक्स देना ही पड़ता है। लेकिन जो यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया से जो लोग कमाई करते हैं, उन पर टैक्स का गणित क्या कहता है, पहले ये समझाइए। देखिए, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि यूट्यूबर्स के बिना हमारी जो लाइफ है वो बड़ी अधूरी है। तो आप जरा सा भी दुखी होते हैं या कुछ होते हैं, आप रील देखते हैं, आप खुश हो जाते हैं। इनफैक्ट आपको इन्फॉर्मेशन कोई चाहिए तो आप फटाफट यूट्यूब खोलते हैं और उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप वहां से ले लेते हैं। इनफैक्ट मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल बताऊं, कल मैं प्रॉपर्टी टैक्स भर रही थी और पोर्टल चेंज होने की वजह से मेरी पेमेंट नहीं हो पाई, तो मैंने यूट्यूब खोली, वहां से देख के मैंने अल्टीमेटली अपनी पेमेंट की। तो आप इससे समझ सकते हैं कि यूट्यूबर्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे जीवन में। कम से कम कोविड के दौरान और पोस्ट कोविड तो कम से कम ये है। जब मैं बात करती हूँ, क्योंकि ये ऑब्वियसली जब इनकी एक भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस भूमिका को निभाने के लिए इनकी कमाई भी हो रही है, तो इस कमाई के ऊपर इनको बिल्कुल टैक्स पे करना है। क्योंकि कोई भी, अगर आप भारत से इनकम कमाते हैं, कोई भी इनकम आप अर्न कर रहे हैं इंडिया में, तो आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना है। यूट्यूबर्स की इनकम जो है वो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल होती है। तो ये डिपेंड करता है कि इनकी कितनी इनकम है, क्योंकि ये प्रिजम्पटिव इनकम में भी कवर हो सकते हैं। अगर इनकी इनकम 2 करोड़ से ऊपर की नहीं जाती है तो 3 करोड़, अगर एमएसएमई में ये रजिस्टर्ड है तो उस केस के अंदर इनको जो टैक्स पे करना है अपनी टोटल रिसिप्ट्स का 8% पे करना है अगर इनकी कैश ट्रांजेक्शन 5% से ज्यादा की है, और 6% पे करना है अगर इनकी कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, बैंक ट्रांजेक्शन है। तो दिस इज देयर इनकम, ये इनकी इनकम है जिसको हम प्रिजम्पटिव इनकम मान के चलते हैं। माने हम मानेंगे कि इतना तो इनकी इनकम बनती ही है, 8% या 6% इनकी ग्रॉस असेट्स का। अब ये जो इनकम है इसके ऊपर इनको कोई खर्चा नहीं मिलेगा क्योंकि ये प्रिजम्पटिव इनकम में कवर हो रहे हैं, मगर इनको अपनी किताबें मेंटेन करने की जरूरत नहीं है इस केस के अंदर। बट अगर ये कहते हैं कि हमारी इतनी इनकम नहीं है, तो उस केस के अंदर इनको किताबें अपनी मेंटेन करनी पड़ेंगी, सीए से ऑडिट कराना पड़ेगा, और जो भी इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट बनता है उसके ऊपर, जैसे आपने अभी स्लैब रेट बताई है, उसके हिसाब से ये टैक्स पे करेंगे। सिमिलरली अगर एक कहता है कि मुझे प्रिजम्पटिव इनकम में जाना ही नहीं है, तो उस केस के अंदर एक नॉर्मल बिजनेस इनकम की तरह इनकम जो है वो असेस होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, जो भी एक्सपेंस डिडक्ट करने के बाद प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर ये टैक्स पे करेंगे एज पर इनकम टैक्स स्लैब्स। यहाँ पे मैं एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ इनकम टैक्स की बात हो रही है, बट इस सर्विसेज के ऊपर जीएसटी भी चार्ज होगा अगर इनकी पूरे साल की जो ग्रॉस असेट्स हैं वो 20 लाख से ऊपर की। तो अगर आपकी इनकम 20 लाख से ऊपर की है, ग्रॉस असेट्स पूरे साल की 20 लाख से ऊपर की है, तो ना केवल इनकम टैक्स तो आपको देना ही है, बट जीएसटी भी आपको पे करना पड़ेगा। जीएसटी अपने इनवॉइसेस पे रेज करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपने बताया कि जो यूट्यूबर हैं या सोशल मीडिया से जो कमाई करते हैं उन पर इनकम टैक्स के नियम क्या कहते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा अमित कि किस तरीके से इनकम टैक्स के रडार पर कई यूट्यूबर भी आए क्योंकि टैक्स चोरी का आरोप उन पर लगा, क्या जो लोग यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया से कमाई करते हैं उनको क्या इसके बारे में जानकारी नहीं है कि भाई ये तो आफ्टर ऑल एंड ऑफ द डे आपकी कमाई ही है ना। आप कोई सर्विस प्रोवाइड करें या कोई आप क्रिएटिव अगर कोई दिखा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, उससे आपको जो आय आ रही है वो किसी ना किसी वे में टैक्स तो होगी ही। तो क्या कितने लोग वाकई इसको सीरियसली लेते हैं, उनको मालूम होता है कि हाँ किसी भी तरीके का वीडियो बनाकर आय हो रही है तो उनको टैक्स देना पड़ता है, और क्या वजह है कि इतनी बड़ी मात्रा में आईटी रडार पर इतने सारे यूट्यूबर्स आए हैं। देखिए, कुछ डेटा मैं आपको दे दूं कि 2021 में करीब 10,000 करोड़ का रेवेन्यू जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था यूट्यूबर्स का। 7.5 लाख जॉब थी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट हुई थी यूट्यूबर्स के द्वारा। ये एक आंकड़ा है जो बड़ा खुद में बड़ा चौंका देने वाला है, और अभी 2023 में अनुमान है कि 20,000 करोड़ हो जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री में कोई ऐसे रेगुलेशन नहीं थे क्योंकि हर तरह के लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, मोस्टली कंपनीज की तरह काम नहीं करते हैं। जो ज्यादा रेवेन्यू वाले हैं जैसे 1 करोड़ 2 करोड़ वाले वो भी रडार पे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो 2-2 लाख 5-5 लाख भी कमा रहे हैं।
और वो शायद रडार पे अभी नहीं आएंगे, और उनका उनका क्योंकि स्लैब भी उतना सीरियस नहीं है, लेकिन रेवेन्यू वाइज ये बहुत बहुत बड़ा डेफिनेटली कंट्रीब्यूटर है जीडीपी में। लोगों को ऐसा नहीं कि पता नहीं है, लोगों को पता है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जहां लोगों को पता होता है, पर वो टैक्स सेविंग के लिए और तरीके आजमाते हैं। यहाँ पर भी शायद वही रहा है, क्योंकि यूट्यूबर्स की इनकम बहुत तरीके से होती है। एक तो सीधे एडसेंस से होती है जो गूगल उसको कंट्रीब्यूट करता है, दूसरा वो खुद इंडोर्स करते हैं कुछ प्रोडक्ट, तो वो डायरेक्ट कहीं और से भी पैसा लेते हैं। तो जरूरी नहीं कि सारा चीज उनको ऑन पेपर रहे। अब जब ऐड डाल रहे हैं, इन प्रोडक्ट प्लेसमेंट करते हैं कि जो वीडियो बना रहे हैं उसमें कहीं एक ऐड आ गया, उसके लिए पेमेंट अलग से लिया जाता है। और भी बहुत सारे हैं एनालिटिक्स वगैरह के थ्रू, वो देखते हैं कि ज्वाइंट कोई कोलैबोरेट करके कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई पूरा स्पॉन्सर्ड सीरीज कर रहे हैं। सो इस तरह से कई कई चीजें हैं जहां से वो एक ही वीडियो के अंदर हो सकता है 4 लोगों से पैसा ले रहे हैं, क्योंकि 4 प्रोडक्ट इंडोर्स कर दिए। कई बार वो पूरी की पूरी सीरीज एक ही कंपनी की। तो कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें, और कई बार लोगों को नहीं पता होता कि इसके लिए किसको किस ब्रैकेट में रखा जाए। पर जो ओवरऑल अर्निंग है वो क्लियर है। वो ओवरऑल अर्निंग यदि आप पेपर पे देखेंगे तो जैसा अभी मैडम ने कहा, मेरे ख्याल से वो चीज ऐसा नहीं है कि कोई किसी को पता ना हो। जब आपका रेवेन्यू इतना ज्यादा हो रहा है कि आपका एक स्टाफ होता है और वो सारा स्टाफ वो मैनेज करता है, और उसी में कहीं गड़बड़ी हुई है, उसी में कहीं टैक्स बचाने के लिए मेरे ख्याल से कुछ चीजें गलत तरीके से रिप्रेजेंट की गई हैं, और उस वजह से ये रेट बढ़ी। ओके रुचिका, एक बात बताइए, क्योंकि YouTube एक ऐसा माध्यम है, सोशल मीडिया अगर हम एक ओवरऑल बोलें तो इसमें एक तरीके से एज कोई पैरामीटर नहीं है। एक छोटे से छोटा बच्चा भी बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है कोई कंटेंट क्रिएट करके, चाहे 6 साल का बच्चा है या 60 साल के कोई बुजुर्ग हैं। तो जब यहाँ पर रेवेन्यू जनरेशन के बाद टैक्स लगने की बात आती है, तो जो माइनर्स होते हैं, नॉर्मली हम इनकम टैक्स पे देखते हैं कि माइनर की जो इनकम से की जो आय होती है वो पेरेंट्स के साथ क्लब हो जाती है। तो यूट्यूब के केस में, यूट्यूब से के आय के केस में क्या रूल है? अगर एक माइनर रेवेन्यू जनरेट कर रहा है या कर रही है यूट्यूब से, तो वहां पर क्या टैक्स के रूल लागू होते हैं? आप इस सेगमेंट को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक जो माइनर है, एक जो माइनर नहीं है। जो माइनर नहीं है उनके ऊपर तो नॉर्मल रूल्स एप्लीकेबल होंगे, जैसे मैंने आपको बताया। जब मैं माइनर की बात करती हूँ तो यस, माइनर की जो इनकम है वो टैक्सेबल होती है, वो क्लब होती है। इनफैक्ट उसके पेरेंट्स के हाथ में, मदर या फादर हूसोएवर हैज अ हायर इनकम, उनकी इनकम में क्लब होगी, और वो उस इनकम में अपनी इनकम मिला के टोटल इनकम पे टैक्स पे करेंगे। तो माइनर खुद टैक्स पे नहीं करेगा, उसके पेरेंट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है उसकी आईटीआर, उसके लिए आईटीआर फाइल करने के लिए और उस इनकम पे टैक्स पे करने के लिए। ओके, बिल्कुल आपने बताया। अमित, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बाकी कंट्रीज में कैसे नियम है? जो जैसे मानिए यूएस में अगर देखें, वहां पर जब यूट्यूब से कमाई होती है तो किस तरीके से उसको टैक्स किया जाता है? वहां पर कितनी ट्रांसपेरेंसी है? जैसा आपने कुछ यहाँ पर लूप होल्स गिनाए, वहां पर किस तरीके से इसको ट्रीट किया जाता है? रूल्स लॉ तो काफी सिमिलर ही होते हैं, और वहां पर भी अधिकतर आप देखेंगे तो जो बच्चों वाले चैनल है स्पेशली, उनकी अर्निंग सबसे ज्यादा है। 60 करोड़ 70 करोड़ की अर्निंग है ईयरली, इस हद तक भी वहां अर्निंग है। और उसके बाद वो लोग सिर्फ यूट्यूब से नहीं कमाते। एक बार जब एक सेलिब्रिटी बन जाता है कोई बच्चा या बड़ा, तो उसके बाद वो बहुत सारे प्रोडक्ट रियल वर्ल्ड मार्केट में भी इंडोर्स करता है। रिबन काटने का भी पैसा लेता है, बोलने का भी लेता है, प्रेजेंट कहीं हो रहा है तो वहां का भी लेता है। तो उसकी अर्निंग बहुत सोर्सेस से आ रही होती है। और एक जैसा मैंने आपसे कहा कि हर तरह की जब अर्निंग अलग सोर्स से आती है तो एक पूरी कंपनी की तरह वर्क होता है, वो एक ऐसे इंडिविजुअल नहीं रह जाता, स्पेशली जब ये ब्रैकेट क्रॉस करता है। और उस केस में जो भी कंपनी के नॉर्म्स है वो वहां पर लगते हैं। वो उसमें आईपी लॉ भी लगेगा, उसमें इनकम टैक्स लॉ भी लगेंगे, और जो आईआरएस उनका सिस्टम है वो भी पूरा एप्लीकेबल होता है। तो ये चीज एक अधिक, उसमें सिर्फ बच्चा फिर एक एक्टर है, बाकी सारे ऑपरेशंस हैं, कैमरा है, एडिटिंग है, जो उसका आउटडोर शूट है का खर्चा है, खाना पीना, वो सारी चीजें एज ए कंपनी होती है। तो वो जो कंपनी की तरह ट्रीट होगा, तो उसमें जो बच्चे की इंडिविजुअल अर्निंग उन्होंने जो भी रखी होगी, जैसे कि बताया अभी कि वो एक पेरेंट की अर्निंग में ऐड होगी, लेकिन बाकी जो अर्निंग है वो ऐसे कंपनी देखी जाएगी, और कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा, जो भी ब्रैकेट में आती है उस हिसाब से उस पर एप्लीकेबल होता है। और ये इंटरनेशनल नॉर्म्स है, इसमें कोई भारत अलग नहीं है। रुचिका, बिल्कुल छोटा जवाब समअप करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स अगर अभी हमें देख रहे होंगे, वो शायद उनके मन में सवाल होगा, भाई ये तो क्या हो रहा है कि आईटी की रेडार पर कई यूट्यूबर्स हैं, कई हम भी रेडार पर ना आ जाए। तो किन बातों का ख्याल रखना है, ये आप बताइए उन तमाम यूट्यूबर्स के लिए। उनको इनकम टैक्स भरना है, कैसे भरना है, और क्या किस गलती से बचना है?
देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। अगर आपको जिंदगी बड़े आराम से गुजारनी है, बिना किसी लिटिगेशन के गुजारनी है, तो आई थिंक आपको जब भी इनकम हो रही है तो आप अपनी रिटर्न फाइल कीजिए बिल्कुल। तो आपको मैंने जैसे बताया है कि आप प्रिजम्पटिव इनकम के अंदर कवर होते हैं। अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम के अंदर कवर नहीं होना चाहते हैं, आप नॉर्मल बिजनेस इनकम में कवर होना चाहते हैं, तो अपना प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के उसके अकॉर्डिंगली जो भी प्रॉफिट बनता है उसके ऊपर टैक्स पे कीजिए। अगर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 10,000 से ऊपर की है तो आपको एडवांस टैक्स ही पे करना है, जो साल में 4 बार क्वार्टर्स होते हैं उसके अंदर पे करना है। जीएसटी का मैंने आपको बताया कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी ग्रॉस सिर्फ 20 लाख से ऊपर की है तो आपको जीएसटी के रूल्स ही फॉलो करने हैं यहाँ पे। ये तो सब है ही है, बट इसके अलावा जैसे अभी बताया गया कि बहुत अच्छी कमाई है, तो अगर आपकी 10 करोड़ से ऊपर की है तो आपको टैक्स ऑडिट का भी रूल फॉलो करना पड़ेगा, बट दैट इज एज एंड व्हेन आपकी 10 करोड़ से ऊपर एक्सीड करती है, या फिर अगर 1 करोड़ से ऊपर एक्सीड कर रही है और आपकी जो कैश ट्रांजेक्शन है, चाहे वो सिप्स है चाहे वो पेमेंट्स है, तो वो 5% से ज्यादा की है तो आपको टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ेगा। तो बेसिकली फॉर्मूला ये है कि आपको इनकम टैक्स जीएसटी के रूल्स का ध्यान रखना है। आप कमाई कर रहे हैं, साथ साथ टैक्स भी पे कीजिए और लिटिगेशन से बचे रहिए हमेशा। बिल्कुल, तो यूट्यूब से हो रही कमाई और